दोस्तों, मैं आनंद। अभी 10 दिन पहले की ही बात है। सुबह सुबह जब राधे दा का कॉल आया तो मेरा चौंकना लाजमी था। हेलो, प्रणाम दादा। हाँ, खुश रहो। अरे आनंद, एक जरूरी काम आ गया भाई। आदेश कीजिए दादा, कोई रुपये पैसे की जरूरत है तो तुरंत व्यवस्था हो जाएगी। शहर में रहकर एकदम से तू शहरी ही हो गया है। करे अगर किसी को कोई काम है, इसका मतलब सिर्फ रुपये पैसे की ही जरूरत होती है। कर राधे दा थोड़े चिढ़कर बोले। वो बात नहीं है दादा, मेरा मतलब ये है कि माने आप तो बस आदेश दीजिए। मैं जी काटता हकलाता बात को संभालने का प्रयास किया। सुनो, वो रामपुर वाले फूफा जी को जानते हो ना? हाँ दादा, वही न, जिनके कोई साले नहीं होने की वजह से पूरी जमीन हमारे गांव के मंदिर में दान कर दिए। मैं तो सुना हूँ कि वो फौज में बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं। हाँ हाँ, वही फूफा जी तो पिछली साल ही गुजर गई थी। फूफा जी आजकल सपरिवार गुरुग्राम में रह रहे हैं। हाँ जानता हूँ, फूफा जी बहुत गुस्से वाले हैं न दादा? गुस्से वाले नहीं है भाई, बस गलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हाँ दादा, आप काम नहीं बताए, मैं इस वजह से बात बदला कि राधे दा का स्वभाव भी तो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ आनंद, फूफा जी कल रात को कॉल किए थे। उनकी बेटी जो बहुत बड़ी डॉक्टर हो गई है, उसकी 10-12 दिन बाद शादी है। वैसे तो सारा व्यवस्था वहाँ हो गया है, पर वो चाहते हैं कि हम अपने गांव से भी 2-4 परिवार को साथ लेकर शादी में शामिल हों। बहाना तो वो व्यवस्था देखने का बनाए हैं, पर वो चाहते हैं कि बिटिया को ननिहाल पक्ष से भी आशीर्वाद मिले। इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद भी ऐसी सोच रखना सराहनीय है दादा। उनके ससुराल का कोई सदस्य नहीं होने की वजह से उन्होंने पूरे गाँव को ससुराल समझा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। हाँ बिल्कुल, यही सोचकर तुम्हें फोन किया हूँ। तुम बहू को साथ लेकर चलने की तैयारी करो, मैं तेरी भौजी को लेकर तेरे पास ही आ जाऊंगा। और सुनो, फुआ जब भी आती थी जेठुआ के घर में ही ठहरती थी, इसलिए मंगली और जेठुआ को भी फूफा जी जरूर से जरूर लेते आने के लिए बोले हैं। निकलना कब है दादा? 18 तारीख की शादी है, उससे 5-6 दिन पहले का टिकट बनवा लेना। दोस्तों, राधे दा ने जैसा जैसा चाहा बिल्कुल वैसा वैसा ही हुआ। चूंकि विवाह की व्यवस्था गुड़गांव के एक बहुत बड़े होटल में रखी गई थी, इसलिए हम लोगों को भी होटल में ही ठहराया गया। पर हम जिस लक्ष्य से यहाँ आए थे उसकी तो यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लाखों रुपए देकर किसी मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया था। सारी व्यवस्था उसी की देखरेख में हो रही थी। बुआ बहन के घर में आकर अगर कुछ काम न करे तो हम किसान परिवार के लड़के ठिजू जैसा महसूस करते हैं, पर यहाँ तो बस खाना पगुराना ही चमन्ना। सारी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हमें कचोट रही थी। जब हमारी जरूरत ही नहीं थी तो बुलाया किस लिए गया था? ऊपर से हमारी बुआ का नहीं होना भी हमें अखर रहा था। सभी धनाढ्य परिवारों के बीच में मैं खुद को यूं महसूस कर रहा था जैसे किसी गलत पते पर आ गया हूं। यकीनन यही बातें राधे दा भी सोच रहे होंगे, पर जेठुआ को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। लिबर्टियों के बीच में उसका गोल्ड स्टार पूरे ठसक से फैल के पसरा हुआ था। हम लोगों को सबसे ज्यादा जो अखर रही थी वो थी आधुनिकता। परंपरा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऐसी शादी पहली बार देख रहा था जहां अभी तक पंडित जी एक बार भी नहीं दिखे थे। दूल्हा अमेरिका में सेटल है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी अपने परिजनों के साथ इसी होटल में ठहरे हुए हैं। अभी हम जहां बैठे हुए थे वो बहुत बड़ा हॉल था। कुसुम और 2 चोटी बनाई मंगली जमुई वाली भौजी के साथ इकट्ठे बैठे खुसर फुसर कर रही थी। दूल्हे दुल्हन के परिवार वाले भी यहीं बैठे हुए थे। समीर नाम के कोई डीएम साहब हैं, जो 2 सहयोगी की मदद से सभी जोड़े को बारी बारी से स्टेज पर बुलाकर डांस सिखा रहे हैं। डीएम साहब बड़े आदमी, हम विरोध तो कर नहीं सकते थे, पर उनका यूं घर की महिलाओं का हाथ पकड़ पकड़ के तो कभी कमर में हाथ डाल के डांस सिखाना हम लोगों को बहुत नागवार लग रहा था। मैं वहां से बाहर निकल आया, कुछ देर लॉन में बैठा रहा। जेठुआ आता दिखा तो उसे अपने पास बुला लिया। जेठुआ भाई चलो ना, दारू पीते हैं। ना भाई, मंगली गुस्सा करेगी। गुस्सा ही करेगी ना, रिश्तेदारों के घर में कुछ नहीं बोलेगी, गांव पहुंचने से पहले तो भूल ही जाएगी। ओ भाई, मैं जानता हूं उसे, मेरी गलती, वो 7 जन्म तक नहीं भूलने वाली। तुम पी लो, हमको नमकीन खिला देना। उसकी नमकीन खाने वाली बात पर मुझे बहुत सारे जोक्स याद आ गए। पर मैं जानता हूँ शादी के बाद जेठुआ कभी भी दारू नहीं पिया है। क्यों पिए? जिसके दिलो दिमाग पर हर वक्त मंगली भौजी का नशा चढ़ा हो, उसे दारू की जरूरत ही क्या है? कहाँ पिए? होटल के अंदर ही मिलता है। जेठुआ हाथ से इशारा करते हुए बताया। अरे भाई, वो तो बार होगा, वहाँ बहुत महंगा देगा। चल ना, पूछ कर लेंगे। भाई साहब, एक पैगा कितने का देते हो? 300 का। काउंटर पर बैठे लड़के ने हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला। बहुत महंगा है भाई, इतने में तो बाहर आधा आ जाएगा। जेठुआ भाई की इस बात पर वो सेल्समैन ने हम दोनों को हिकारत भरी नजरों से देखा। भाई साहब, आप यहाँ के मालिक हो क्या? नहीं सर। जेठुआ के प्रश्न पर सेल्समैन बौखला गया। देख तो ऐसे ही रहे हो यार जैसे तुम इस होटल के मालिक हो और हम फटीचर हैं। देख भाई, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, हमारी क्षमता फालतू खर्च करने की नहीं है। हम लूट धनगढ़ के न लाते हैं भाई। सेल्समैन के चेहरे पर शर्म थी। हम दोनों मुड़ गए। लौटते हुए देखा,
हमारे पास वाले टेबल पर डीएम साहब अपने सहयोगियों के साथ बैठे पैग मार रहे थे। पास से गुजरा तो सुना उनका एक सहयोगी बोल रहा था, आप बहुत मजे लेते हो भाईजान। डीएम अपनी तारीफ पर खिला हुआ था। मैं जेठुआ का हाथ दबाए चेहरा घुमाकर वहीं ठहरा। अब की बार उस 2 चोटी वाली को लाना। डीएम साहब गिलास खाली करता हुआ बोला, उसका नाम मंगली है भाईजान। हाँ, मंगली गांव की छोरी है। 2 चोटी वाली मंगली बहुत हॉट माल है यार। मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डलता महसूस हुआ। मैं जेठुआ की तरफ देखा, उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। हम दोनों के पांव जाम हो गए थे। जाने वो लोग आगे क्या क्या बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कान से लेकर दिमाग तक एक ही बात गूंज रही थी, गांव की छोरी है, 2 चोटी वाली मंगली बहुत हॉट माल है यार। वो लोग पेमेंट करके बार से बाहर निकल गए। जेठुआ बिल्कुल खामोश था। मैं काउंटर से 2 पैग ले आया। दोनों पैग जेठुआ ही पी गया। मैं फिर से काउंटर की तरफ। सेल्समैन मेरे गिलास में तिगना माल भर के दिया था बड़े सम्मान से। वहीं पास के टेबल पर बैठा एक आदमी हमें घूरे जा रहा था। भाग 2। हम जब मैरिज हॉल में पहुंचे तो देखा समीर के साथ वाला लड़का मंगली भौजी का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ खींच रहा था। के साथ दूल्हे के 2 दोस्त भी थे। मंगली भौजी के चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों थी। वो पूरे जोर लगा के कुर्सी के हत्थे को पकड़ रखी थी। जेठुआ भाई लपकता हुआ सा उस लड़के के पीछे गया और पिछवाड़े में हाथ डालकर उठा के स्टेज पर पटक दिया। चढ़ कर एक लात साउंड सिस्टम को लगाया। भों भासा बंद हो गया। दूसरा लात जेठुआ भाई दूसरे सहयोगी के पिछवाड़े जमा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में जेठुआ भाई की दहाड़ गूंजी, बहन चोर मर्द की लुगाई हिजड़ों के साथ नहीं नाचती। राधे दा लपक के जेठुआ भाई को पकड़े, मगर जेठुआ नशे और गुस्से की वजह से उन्हें भी झटक दिया। वो लपक कर डीएम साहब की तरफ बढ़ा। डीएम साहब से कपकाता हुआ स्टेज से नीचे उतरने लगा, मगर जेठुआ भाई उसे पकड़ लिया। सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उठा के स्टेज के नीचे दरवाजे की तरफ फेंक दिया। तब तक किसी ने फूफा जी को बुला लाया। उनका गुस्सा हम लोग देखे हुए हैं। मेरा पांव कांपने लगा। राधे दा छुपते हुए से नजर आए, जबकि जेठुआ पर फूफा जी का कोई प्रभाव नजर नहीं आया। वो तो अपनी लाल लाल आंखों से देखता डीएम साहब को अंगुली दिखाता हुआ दहाड़े जा रहा था। अबे ताता थैया चुरा ले अपनी मैया, और सुन वे चादर चोर, वो जो 2 चोटी वाली है न, वो माल नहीं है, तेरी जिज्जी है, और मुझे दे देख साले, देख अपने जीजा को देख। जेठुआ भाई फिर से डीएम साहब की तरफ लपका। डीएम झटपट उठकर फूफा जी के पीछे छुप गया। अपने सामने फूफा जी को खड़ा देखकर भी जेठुआ नहीं डरा, बल्कि हाथ नचा नचा कर बोलने लगा, आपका फैशन आपको मुबारक फूफे, हम मर्द का बच्चा हमको ही न पचेगा। हम ही भी जानते हैं कि हमारी फुआ जिंदा रहती तो ये नौटंकी कभी न होने देती। हमारा रिश्ता फुआ के साथ ही खत्म हो गया था। फूफे जा रहे हैं हम, चल मंगली। दरवाजे की तरफ बढ़ता जेठुआ लड़खड़ा कर गिर पड़ा। डीएम साहब फूफा के कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाया, आप ऑर्डर दीजिए तो अभी इसको सड़क पर फिंकवा देता हूँ सर। गेट आउट फ्रॉम हियर, फूफा जी ने गुर्राते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोले। व्हाट सर? डीएम साहब फूफा जी को आश्चर्य से देखता हुआ बोला। कट ले चादर चोर। फूफा जी ने जब दहाड़ कर डीएम साहब को गरियाए तो पूरा हॉल सहम गया। मुझे तो यूं लगा जैसे फूफा जी के सर पर जेठुआ ही सवार हो गया हो। डीएम साहब सर झुकाए अपने सहयोगियों के साथ वहां से। राधे बाबू। हाँ फूफा जी। राधेदा का चेहरा शर्म और डर की वजह से लाल पीला हो रखा था। जैसे ही नशा उतरे, इस मर्द के बच्चे को लेकर हमारे पास आइए, इतना बोलकर तमतमाते हुए फूफा जी हॉल से बाहर निकल। फूफा जी हॉल से निकल गए। दरवाजे पर जेठुआ भाई गिरा हुआ था। राधेदा उसे संभाल रहे थे। मंगली भौजी चेहरा लटकाए कुर्सी के पास फर्श पर बैठी हुई थी। मंगली भौजी की जुबान खामोश थी पर आंखें बोल रही। बिना शोरगुल के ही हॉल के लोग 3 भागों में बंट गए। हम सब लोगों के साथ फूफा जी के गांव से आए लोग भी मंगली भौजी को घेर कर बैठ गए। अधिकतर संपन्न परिवारों को समझ ही नहीं आ रहा था कि विरोध किस चीज का हुआ है। उन्हीं में से दूल्हा और उनका परिवार भी था। उनके कुछ अमेरिकन। सिर्फ एक परिवार स्टेज पर चढ़े थे जो हम लोगों को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। बाद में पता चला कि वो दूल्हे के मामा हैं। सारी व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे। उस हॉल में सबसे बुजुर्ग महिला, जो शायद फूफा जी के गांव से थी, मंगली भौजी के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, दुखी मत हो बहू, किया भले ही तुम्हारे पति ने है, पर इच्छा तो हमारी भी वही थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा। अरे ये भी कोई ब्याह है? संस्कार परंपरा नाम की तो कोई चीज ही नहीं दिखी। सुबह जेठुआ का नशा उतरा। हम उसको साथ लेकर हॉल में पहुंचे। राधेदा पहले से ही फूफा जी के सामने कुर्सी पर उदास बैठे हुए थे। साथ ही डॉक्टर दूल्हे भी अपने परिवार के साथ वहीं बैठे। फूफा जी एकटक जेठुआ को देखे जा रहे थे। उनके चेहरे का भाव स्पष्ट नहीं। भाव तो जेठुआ के चेहरे का भी स्पष्ट न था। राधेदा हम दोनों को कुर्सी पर बैठने का इशारा किए। मैं बैठा पर जेठुआ खड़ा ही रहा, सर झुक। तुम अपनी गलती मानकर डीएम साहब से माफी मांग लो जेठुआ, हम भी तुम्हें माफ कर देंगे। फूफा जी की आवाज में धमकी। जेठुआ सर झुकाए खड़ा रहा।
काहे नहीं मांगेगा, इसके साथ हम भी डीएम साहब से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। फूफा जी राधे दा हाथ जोड़, क्या तुम माफी मांगने के लिए तैयार हो जेठुआ? फूफा जी जेठुआ को ही घूरे जा। जेठुआ चेहरा झुकाए ही ना में सर हिला दिया। मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, यकीनन राधे दा भी वैसा ही महसूस कर रहे हो। हमें यहाँ से जाना है, जेठुआ सर झुकाए हुए रुष्ट स्वर में। यानी कि तुम माफी नहीं मांगोगे? फूफा जी गुर्राए। जैसे सच्चा आदमी गुस्सैल होता है वैसे ही सीधा आदमी जिद्दी। जेठुआ सीधा है, जेठुआ सच्चा है, इसलिए जेठुआ जिद्दी भी है। जब किसी को एक बार गलत मान लिया तो परिस्थितियां देखकर अपना दृष्टिकोण नहीं, दूर का लाभ हानि देखकर नहीं बोलता। जेठुआ को भूत का पछतावा नहीं, जेठुआ को भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में जीने वाला जेठुआ जब अपना चेहरा उठाया तो उसकी आंखें देखकर मेरे शरीर में सिहरन हो गई। उसका चेहरा गुस्से और आत्मविश्वास से दमक रहा। वो दृढ़ संकल्पित होकर बोला, फूफा अगर डीएम फिर वैसा कुछ बोला तो मैं उसे फिर पटक के मारूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं अवाक रह गया और मेरे साथ ही हॉल के सभी लोग एकटक जेठुआ को देखे जा रहे। सबके चेहरे पर आश्चर्य था, सबकी आंखें फटी हुई थी, मगर दो आंखें झुकी हुई थी, भल भल करती बह रही थी, हॉल के कालीन को भिगोते जा रही थी। जेठुआ की बातें सुनकर मंगली अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर रुलाई को रोक लिया। जेठुआ भी अपनी नजरें घुमा के मंगली को देखा और उसको रोता देख अपना चेहरा झुका, पर उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, गम नहीं, उसका चेहरा वैसे ही लटका हुआ था जैसे हॉल का झारफानुस गर्व से जग। भाग 3। राधे दा अपना हाथ उठाए जेठुआ को चाटा मारने के लिए लपके। फूफा जी तमतमाए हुए लपक कर जेठुआ का गर्दन पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लिए और जोर से गरजे, रुक जाए, उसे छोड़िए फूफा जी, अभी इसको सिखाते हैं, माहौल भी नहीं देखता, ब्याह शादी हो गया है मगर अभी तक पगलटी खत्म न हुआ है इसका। राधे दा जेठुआ को खींचकर फूफा जी की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। मगर क्यों? इसने डीएम को मारा है फूफा जी। हाँ हाँ मारेगा, डीएम क्यों, उसकी जगह डीएम का बाप भी होता तो उसको भी मारता, मारना ही चाहिए था। फूफा जी चीखे, आप इसकी पगलटी को जायज ठहरा रहे हैं फूफा जी? राधे दा, नहीं राधे बाबू नहीं, ये इसकी पगलटी नहीं, इसका पुरुषत्व है, ये सच में मर्द का बच्चा है। अरे उस डांस मास्टर जिसे आप डीएम बोल रहे हैं, हम तो उसको पीटने के लिए ही रात को हॉल में गए थे, पर वो शुभ काम मुझसे पहले इसने कर दिया। फूफा जी जेठुआ को अपनी बाहों में लेकर पीठ थपथपा रहे थे। जो अपनी पत्नी पर भद्दे कमेंट सुनकर चुपचाप रह जाए वो काहे का पुरुष? सात वचन सिर्फ किश डे मनाने के लिए लिया था क्या? ये सच में सच्चा मर्द का बच्चा है। मुझे जेठुआ पर गर्व है राधे बाबू, मगर आप पर गुस्सा आ रहा है। फूफा जी की बात सुनकर मैं मंगली भौजी की तरफ देखा, वो बलिहारी नजरों से जेठुआ को देखे जा रही थी। जेठुआ एक नजर उठाकर मंगली भौजी को देखा, फिर चेहरा झुका लिया। अपनी आंखों को बहने से रोकने के प्रयास में उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। मैंने क्या किया फूफा जी? राधे दास सकपकाए। आपको व्यवस्था देखने बुलाया था, आपने क्या किया? जो चीजें गलत हो रही थी उसको आपने रोका क्यों नहीं? सिर्फ देख देख कर कुर्ते खींचते रहे। आप भी सोशल मीडिया के शेर जैसे हो गए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर जमीनी प्रयास कुछ नहीं करेंगे। फूफा जी उलाहना देते रहे। जेठुआ की आंखें बह रही थी, मैं आनंदित और राधे दास शर्मिंदा थे। होने वाले समधी जी के पास से एक छोटा सा बैग उठाकर फूफा जी राधे दा को देते हुए बोले, इसमें 5 लाख रुपए हैं। राधे बाबू कम पड़े तो बता दीजिएगा, आज से अभी से सारी व्यवस्था आपके अनुसार होगी, आप जैसे चाहे फैशन से या परंपरा से इस विवाह को संपन्न करवाए। राधे दा बैग पकड़े दूल्हे के पिताजी की तरफ देखने लगे। हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए राधे बाबू, मुझे तो इंडिया छोड़े वर्षों बीत गए, क्या सही क्या गलत हमें कुछ पता ही नहीं, आपको जो जैसा उचित लगे कीजिए। दूल्हे के पिताजी अपनी तरफ से राधे दा को हरी झंडी दे दिए। दूल्हे बाबू भी सहमत नजर आ रहे थे। राधे दा असमंजस में थे, कैसे होगा? मैंने सलाह दिया, गांव के लड़के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर मैसेज करते हैं, गांव के जितने भी लड़के लड़की दिल्ली गुरुग्राम के आसपास में रह रहे हैं सबको बुलाया जाए, गांव की भांजी की शादी है, गांव की इज्जत है। वैसा ही हुआ। राधे दा दूसरा काम ये किए कि जेठुआ को समझा बुझाकर दूल्हे के मामा से माफी मंगवा लिए। अगर मेरे व्यवहार से आपको दुख हुआ है तो हम आपसे माफी मांगते हैं, मगर वो डांस मास्टर ने बात ही पिटा था। राधे दा पैसे के बैग को दूल्हे के मामा को संभलाकर उनकी नाराजगी दिए। व्यवस्थाएं सारी वही थी पर रस्में बदल गई। अब हल्दी कूटे जाने लगे, उपटन की तैयारी होने लगी, कुमारी को सुकुमारी और कुमार को सुकुमार बनाने की तैयारी परंपरा अनुसार होने लगी। मंगली भौजी की उछल कूद देखिए। हॉल के दरवाजे पर लगे बोर्ड को देखकर एक लाइटमैन से पूछी, इसका है? जी मैम, हैप्पी वेडिंग। भक, इसे हटाओ, यहाँ पर शुभ विवाह वाला बोर्ड लगाओ, शुभ विवाह वाला भकभकिया बत्ती वाला बोर्ड लगाना। मंगली भौजी ऑर्डर दे रही थी। अब हॉल में महिलाओं के गीत गूंजने लगी थी। मुझे और राधे दा को फुर्सत नहीं था, पर जेठुआ सेलिब्रिटी बना हुआ था, उसे दूल्हे बाबू कभी भी नहीं छोड़ते, अपने दोस्तों के बीच बिठाकर उससे खूब सारे प्रश्न करते और ठहाके लगा हंसते। सारी महिलाओं के लिए भी जेठुआ नायक बन गया था। जेठुआ के हिस्से का प्रेम सारी औरतें मनने लगी।
मंगली को भी जेठुआ पर खूब प्यार आ रहा था। मेरे समझ में ये आज तक नहीं आया कि जब मंगलियाएं को जेठुआओं पर प्यार आता है तो वो खुद क्यों सजने संवरने लगती। हा हा। सब कुछ अच्छा हो रहा था पर राधेदा को सिर्फ एक चीज अखड़ रही थी। आनंद, तुझे एक जिम्मेदारी निभानी है जानो। आप तो बस आज्ञा दीजिए, दादा जान लगा देंगे, आखिर हमारी बहन की शादी है। मैं सीना हुआ बोला। बस यही दिक्कत है आनंद, ये शादी हमारी बहन की नहीं है, ये सिर्फ शादी है। मैं आश्चर्य से राधेदा की तरफ देखा, उनके चेहरे पर में नमी थी। ये जो दूल्हे के दोस्त लोग हैं ना आनंद, ये हम लोग को देखकर ऐसे हंसता है जैसे खिल्ली उड़ा रहा हो। उन लोगों में हमारी परंपरा की नहीं है। ये तेरी जिम्मेदारी है, उन लोगों की भावनाओं को जगाओ। मुझे एहसास हुआ कि राधेदा बदल रहे हैं। मैं मौका देख कुसुम को एक तरफ बुलाया। आपको भी किस डे मनाना है क्या? वो मुझे छेड़ी। क्यों नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या मैं उसको पकिया? जो काम है वो जल्दी से बोलिए, हमको धोती रंगना है, दी हुई बोली। मुझे एक बात अखर रही है कोसू, जब मैं राधेदा को बोला कि हमारी बहन की शादी है तब वो मेरी बात काटकर बोले कि बहन की नहीं, सिर्फ फुआ की बेटी की शादी है। मैं इसका मत नहीं पाया। जेठ जी सही बोले हैं। कुसुम अचानक गंभीर हो गई। मैं वहां तकता रहा। डांस मास्टर की पिटाई की वजह से दुल्हन की सहेलियां गुस्से में हैं। सब पढ़ी लिखी है, अमीर घर परिवार से है, आधुनिक विचारों वाली है, उनके व्यवहार में इसका घमंड भी है। उन सब की नाराजगी की वजह से फुआ की बेटी भी हम लोगों से चिड़ी हुई है, बार बार मंगली को झिड़कती रहती है। कुसुम बोलते बुक हो गई। मैं अपनी जिम्मेदारी समझ चुका था। राधेदा के सामने सीना तान कर बोल तो दिया था पर यह इतना सरल नहीं था। इन परिस्थितियों में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम कौंधा, पारिवारिक मामलों का स्पेजन भाई। मैं उसे कॉल लगाने लगा, इन हालातों को सकता है। कॉल लगते ही उसे सारी बात समझाया। कुछ सोचने के बाद उसने मुझसे पूछा, डॉक्टरनी साहिबा धर्म में विश्वास रखती हैं? अगर हाँ तो किस भगवान पर याद रखती है? वो भगवान राम जी पर श्रद्धा रखती, कुसुम ने बताया। राधेदा से आ गया और राजन भाई से सहायता पाकर मैं दूल्हे बाबू के पास एक कुर्सी लगाकर बैठ गया। वहीं पर उनके दोस्तों के साथ ही फुआ की बेटी भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उस समय वो लोग जेठुआ से मशगूल थे। भाई जी, अगर भाभी जी इतनी सुंदर नहीं होती तो क्या फिर भी आप डीएम को उठा के पटक देते? डॉक्टर बाबू अपने दोस्तों के शह पर जेठुआ को छेड़ रहे थे। हर स्त्री खूबसूरत नहीं होती पर हर स्त्री के अंदर एक खूबसूरत स्त्री होती है, जेठुआ बड़े ही अंदाज में बोला। दूल्हे बाबू अपने अंग्रेज दोस्तों को जेठुआ की बात अंग्रेजी में समझाए। दोस्तों ने दूसरा प्रश्न किया, दूल्हे बाबू फिर जेठुआ से पूछे वो अंदर की खूबसूरत दिखेगी कैसे? उसे देख नहीं सकते डॉक्टर बाबू, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हल्दी कूटती मंगली भौजी को जेठुआ भाया बड़े ही प्रेम से देखता उसी अंदाज में बोला। मगर कैसे? जेठुआ कुछ देर सोचा फिर सबको समझाने लगा, देखिए अगर आप बाहर से थके मांदे घर लौटते हैं और घर के अंदर घुसते ही अगर आपकी थकान दूर हो जाती है तो समझिए कि आपके घर में एक ऐसी स्त्री है, बहुत सुंदर है। जेठुआ बिना किसी की परवाह के एकटक मंगली भौजी को ही तके जा रहा था, जबकि पीली पीली हल्दी कूटती मंगली भौजी के चेहरे को जेठलाल कर दिया था। जरूरी तो नहीं कि घर लौटने वाला हर पुरुष शादीशुदा ही हो। दूल्हे बाबू के साथ उनके दोस्त भी जेठुआ से खासा प्रभावित दिख रहे थे, जबकि मैं जेठुआ के इन आश्चर्यचकित था। मंगली भौजी को जब जेठुआ की वो नजर कुछ ज्यादा ही असहनीय लगी तो वो घूमकर अब की तरफ कर ली। जेठुआ का तारतम्य टूटा। वो अपना पीठ कुर्सी के पुष्ट से टेकता, अपना एक पांव दूसरे घुटने पर चढ़ाता दूल्हे बाबू को समझाया, जरूरी नहीं कि वो खूबसूरत स्त्री पत्नी ही हो, माँ बहन ये हो सकती है। अंग्रेज दोस्तों ने दूल्हे बाबू से बोला, इनसे पूछिए अगर घर आने के बाद थकान और बढ़ जाए तो क्या फिर भी ये बोला जा सकता है कि हर स्त्री के अंदर एक स्त्री होती है? पर दूल्हे बाबू ने ये प्रश्न पूछने से पहले जेठुआ को गौर से देखने लगे। जेठुआ के जूते। जेठुआ ने जब दूल्हे बाबू को खुद का जूता देखते पाया तो टोक दिया, आप मेरे जूते को देखकर मेरी औकात? दूल्हे बाबू, नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है। दूल्हे बाबू को जेठुआ से ऐसे प्रश्न की उम्मीद झेप से गए। आपके जूते कितने का है? जेठुआ पीछे ही पड़ गया। हाँ होगा यही कोई 40,000 का। दूल्हे बाबू सकपका गए। मेरा जूता सिर्फ 400 का है। दूल्हे बाबू, यानी कि आपके जूते से 39,600 रुपये सस्ता? जेठुआ उंगलियों पर जोड़ता बोला। जी जी। दूल्हे बाबू थोड़े झिझकते हुए अपने दोस्त हुए हामी भरे। मेरा जूता, आपका जूता महंगा जरूर है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जूता लोकल और आपका जूता ब्रांडेड है। जेठुआ जूते को छोड़ने तैयार ही नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जेठुआ क्या कहना चाह रहा है, जबकि दूल्हे बाबू खुद को संभालते हुए और दोस्तों को सारी बात पूछे वो कैसे, क्योंकि संसार में आज तक जूतों का सिर्फ एक ही जोड़ी ब्रांडेड हुआ है। जेठुआ हाथ ऊपर करता उंगली से एक करता हुआ बोला। कैसे, कौन सा जूता? दूल्हे राजा की झिझक खत्म हो चुकी थी। वो बड़े ही उत्सुकता से देखे जा रहे थे। आनंद भाई, वो ब्रांडेड जूते के बारे में बताना जरा। जेठुआ भाया मुझे आंख मारता हुआ अपनी बातों में अचानक शामिल कर लिया।
सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई। मैं खुद को संभालता हुआ बातों के छोर को पकड़ने का प्रयास करता दूल्हे बाबू से पूछा, लंबी कहानी सुन पाएंगे? जी भाई साहब, जानने को उत्सुक हूँ। दोस्तों, मैं अभी अपनी कहानियों पर शुरू ही किया था कि तभी फूफा जी की चाची भी आग सुनने लगी। फिर एक कुर्सी लेकर वहीं बैठती हुई मुझे रोकती हुई बोली, बेटा कथा बहुत शुरू से सुनाओ। दूल्हे बाबू भी खुद जाकर अपने पिताजी को बुला लाए और एक कुर्सी देते हुए हमारी कहानी सुनने निवेदन किए। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। मुझे ब्रांड फ्रांड से क्या लेना था। मेरे दिलो दिमाग में तो सिर्फ राधेदा की बात घूम रही थी। ये पढ़े लिखे लोग हमारी परंपरा पर हंसते हैं, आनंद इनके दिल में हमारी रस्मों के प्रथा का अभाव है। भले राधेदा खुलकर नहीं बोले हों, पर मैं उनका इशारा समझ गया था। फुआ जी की बिटिया यानी कि दुल्हन को ही हमारी परंपराएं ढकोसला लग रही थी। राधेदा भले मर्यादा की वजह से बोल नहीं पाए थे, पर दुल्हन के चेहरे पर फैले चिढ़ की वजह से हम भी अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे थे। हालांकि मैंने देखा कि जेठुआ की खूबसूरत स्त्री की प्रभावित हुई थी, पर जब जेठुआ ने सभी सस्ते महंगे जूते को बिना ब्रांड का बोला तो उसके चेहरे उर्वत हो गए। मैं अपने इष्टदेव महादेव का स्मरण कर मन ही मन विनती किया, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हे औघड़दानी, इन लोगों को सद्बुद्धि और मुझे क्षमता दो, कुछ ऐसा कर पाऊं कि राधेदा गर्व से बोल सके हाँ की शादी है। बैजनाथ बाबा को स्मरण करने के बाद कहानी शुरू की। एक बहुत ही यशस्वी राजा थे। एक कहावत है, चोरा सुने धर्म के किस्सा। एक और कहावत है कि ध्यान मोटरिए पर। मैंने जैसे ही कहानी शुरू की, जेठुआ कर चल दिया। मंगली भी वहां नहीं थी। जेठुआ इशारे से मंगली को एकांत में बुला ले गया था। पास आते ही झपट पड़ा, आज चुम्मी डे है। कौन के भंगला ही आपको चुम्मी दे है? मन गुस्से में पूछी। अरे दे नहीं है, डे है, चुम्मी दिवस। जेठुआ जल्दी को समझाया। ये क्या होता है? सब बोल रहे हैं कि आज चुम्मी चुम्मी शुभ होता है। चलो हटो, आपको तो बस बहाना चाहिए। मंगली काली दौड़ गई जाने के लिए। मंगली जैसे ही मुड़ी, जेठुआ थाम लिया। सिर्फ एक ही दे देना, आज बहुत शुभ होता। आगे आया। अभी छोड़ो, कोई देख लेगा। मंगली आसपास झांकती बोली। जेठुआ मायूसा हो गया। मंगली जेठुआ की उदासी भाप गई। सुनो, राधली आंखें चमकाए। पक्का ना? जेठुआ हुलस पड़ा। कुछ पक्का कुछ कच्चा। इठलाती खिलखिलाती मंगली वहां से भाग गई। हाथ पर हाथ मार झूम उठा। भाग 4। बैजनाथ बाबा को स्मरण करने के बाद कहानी शुरू की। एक बहुत ही प्रतापी और यशस्वी राजा थे। राजा नाम था उनका। उनके 4 पुत्र हुए। ये बात तब की है जब चारों राजकुमारों का हो चुका था। शुभ विवाह के बाद जब प्रथम होली आई, शत्रुघ्न जी अपने भैया भरत जी से अनुनय विनय कर रहे थे, जिसे टाल रहे थे। परंतु भैया, हम पहले भी तो होली खेलते रहे हैं, फिर अब की बार क्यों नहीं? शत्रुघ्न जी की जिज्ञासा नहीं हो रही थी। पहले की बात और थी, शत्रुघ्न पर इस बार ही दिख रहा है। आप एक बार बढ़ के भैया से बात करके देखो ना। भैया, मैं तो अभी से बहुत सनाए बुन रहा हूं। और फिर शत्रुघ्न जी के मनुहार उनके निवेदन के आगे को झुकना ही पड़ा। राजकुमार राम अपने कक्ष में लक्ष्मण जी से रुचि अरुचि विचार विमर्श करने में 4 दिनों से व्यस्त थे। फिर भी इस बार की होली में भाई भरत के धारण करने योग्य परिधान का चुनाव नहीं कर पाए थे। वो अभी भी इसी विषय पर लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर रहे थे। तब आकर दोनों चुप हो गए। लक्ष्मण जी शीघ्रता से सामने रथ को ओट में रख दिए। भरत जी आगे आगे, शत्रुघ्न जी कक्ष में प्रवेश किए। भरत जी भैया राम को प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुके, राम ने हृदय से लगा लिया। कहो भाई भरत, होलिका दहन की तैयारियों की व्यस्त हो रहे हो ना? नहीं भैया, भाई शत्रुघ्न के सहयोग से सब कुछ बहुत ही सरल लग रहा है, और जहां भी आवश्यकता होती है वहां काका सुमंत जी के अनुभव का लाभ मिल जाता है। उन्हीं की सलाह से हमने इस बार एक नवीन कार्य की सोची है भैया। नवीन? वो क्या? इस बार राजप्रसाद की तरफ से सभी प्रजाजनों को होली के शुभ अवसर पर परिधान भेंट किया जा रहा है भैया। साथ ही उन्हें इस अवसर पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी ओर से जो कुछ भी वस्त्र परिधान बन पड़े वो अपने पास के मंदिरों में भेंट स्वरूप दे सकता है। फिर उन वस्त्रों परिधानों को प्रजाजनों में वितरित किया सही हो रहा है भैया। परंतु प्रजाजनों को परिधान भेंट करने के लिए उन्हें सहायता के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या अवध की राजसत्ता अपने प्रजाजनों को त्योहारों पर वस्त्र परिधान भेंट करने जितना भी सक्षम नहीं है क्या? बी की आवाज में रोष थी। लक्ष्मण जी के इस प्रश्न पर राम जी मुस्कुराए और की तरफ देखने लगे। भैया राम की मूक सहमति पाकर भरत जी को समझाने लगे।
भाई, अयोध्या की राज्य सत्ता की क्षमता किसी से छुपी हुई नहीं है, परंतु हमारा प्रयास यह है कि हमारी प्रजा उपहार पाकर सिर्फ खुशी न हो बल्कि समारोह में अपनी जिम्मेदारी पाकर वो आनंदित भी हो राज्य के लिए कुछ करने का। जब उन्हें अवसर मिलेगा तो उन्हें खुद पर गर्व होगा, उनके उत्साह दुगने होंगे, राज्य के प्रति उनके प्रेम में बढ़ोतरी भी होगी और राज्य के खजाने पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। हमारी संस्कृति से जुड़े कार्य प्रयोजन त्योहार में ये व्यवस्था की गई है कि समाज के हर तबके की आवश्यकता पड़ती है, सबकी सहायता से ही हमारे त्योहार सफल होते हैं। इससे समाज तो मजबूत होता ही है, सच्चा आनंद भी तभी आता है जब हमारे आसपास का हर परिवार हमारी खुशियों में शामिल हो। भरत जी अपनी वाणी को विराम देकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। अपने उत्तर से लक्ष्मण जी को संतुष्ट पाकर भरत जी राम जी की ओर देखनी वार्तालाप को आगे बढ़ाए। हमें इसका बहुत ही सुंदर परिणाम भी मिल रहा है भैया। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो उपहार स्वरूप धोती, अंगिया और अंगोछा संपूर्ण परिधानों को मंदिरों में जमा करवा रहे हैं, पर भेंट लेते समय प्रसाद स्वरूप सिर्फ अंगोछा ही ग्रहण कर रहे हैं, वो भी बड़े गर्व हर्ष के साथ। उनकी चिंता देखते ही बन रही है। इस बार उनके उत्साह दुगने चौगने हो रहे हैं। लक्ष्मण जी भैया की बातें सुनकर मुग्ध हो गए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं भैया जो सहायता स्वरूप कुछ भी देने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसे हर 2-4 परिवार आपस में ही इकट्ठे होकर चंदा करके कुछ न कुछ भेंट लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। उस वक्त उनके चेहरे की चमक देखकर हो जाता है भैया राम जी भी भरत सुनकर मुग्ध हो गए थे। भैया आपकी बार राज्य में एक भी जन नए वस्त्रों से वंचित नहीं रहेगा। भरत जी भैया राम जी और जी से गर्वित स्वर में बोले। शत्रुघ्न जी प्रतीक्षा में थे कि कब भरत जी राजमहल की होली की बात भैया राम से शुरू करेंगे, पर भरत जी तो लक्ष्मण जी को संतुष्ट देख भैया राम से आज्ञा पाकर कक्ष से वापस लौट पड़े। पीछे पीछे शत्रुघ्न भी भैया भरत शरण करते हुए लौट गए। अभी भरत जी कक्ष के दरवाजे को पार भी नहीं कर पाए थे कि पीछे से राम जी ने पुकारा, इस बार महल की होली की क्या तैयारी है भरत? इस बार लक्ष्मण शत्रुघ्न की होली में सम्मिलित होंगी। भरत जी को ऐसा लगा जैसे उनके मन का चोर पकड़ लिया गया हो। जहां उनकी धड़कन तेज हो गई वहीं शत्रुघ्न की चमक बढ़ गई। भरत जी भारी कदमों से और शत्रुघ्न जी आनंदित राम जी की ओर बढ़े। भैया इस बारे में भी हम सोच ही रहे थे, इसकी तैयारी देख रेख में होगी। भरत जी दृष्टि चुराते हुए बताए। अच्छा तो भाई शत्रुघ्न ही बताए कि वो इस बार रंग गुलाल खेलने के लिए निजी क्या तैयारियां की है। सहसा इस प्रश्न से शत्रुघ्न जी घबरा गए। कभी भैया भरत कभी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हुए इतना ही बोल सके, भैया मैं तो लक्ष्य का अनुकरण करूंगा। लक्ष्मण जी भैया राम को खुद की ओर देखता देख तुरंत बोले, भैया मैं भी भरत का अनुकरण करूंगा। भरत जी गिर चुके थे, मन ही मन उस पल को कोसने लगे जब वो भाई शत्रुघ्न की बात कक्ष की तरफ बढ़े थे। राम भैया मंद मंद मुस्कुराते हुए भरत जी की तरफ ही देख रहे थे। अब तो तुम ही बोलो भरत, तुम अपनी भाभी को रंग लगाती सोच रखी है। भरत जी के चेहरे पर लालिमा सजल हो गई थी। चूंकि प्रश्न राम भैया का था, कोई न तो बतानी ही थी। भैया मैं सहस्त्रों कमल पुष्प को इकट्ठा करूंगा। उसके उपरांत राजकुमार राम मुस्कुराहट गहरी हो गई, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विस्मित होकर को देख रहे थे। उसके उपरांत उन पुष्पों को रंग में सराबोर कर भाभी के कक्ष में पूरे फर्श पर सजा दूं। जब भाभी के चरण उन पुष्पों का स्पर्श करेगी तो उन कमल पुष्पों में लगे रंग के साथ ही मेरा होली का प्रणाम भी भाभी पहुंच जाएगी। कहते कहते भरत जी की ननों से धारा छूट पड़ी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के नेत्र भी सजल हो गए। भैया राम आगे बढ़कर भरत ऐसे लगा लिया। दोस्तों, मैं आनंद। इतनी कहानी सुनाकर मैं सब सुनने वालों की तरफ देखते हुए उनके चेहरे को पढ़ने का प्रयास करने लगा। प्रतिक्रिया सकारात्मक दिख रही थी। फुआ की बेटी के चेहरे पर भी एक अलग ही भाव देखकर मैं खुश होता हुआ अपनी बातों को आगे बढ़ाया। काल ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि राजकुमार राम को वनवास जाना पड़ा। अयोध्या का राज सिंहासन भैया भरत के लिए रिक्त कर दिया गया, पर भरत भैया ने राज सिंहासन नहीं किया। जहां प्रेम ही पहली प्राथमिकता हो वहां पद क्या, धन क्या, वैभव क्या। प्रेमी भरत भी अपने भैया के पीछे पीछे वन को चल दिए। भैया राम से मिलकर लौट चलने का हठ करने लगे और जब भैया राम ने भरत जी के हठ को स्नेहपूर्वक अस्वीकार कर दिया तब प्रेमी भरत ने अपने भैया ही मांग लिया। वो एक जोड़ी खड़ाऊ, संसार का एकमात्र ब्रांड, प्रेम और समर्पण का प्रतीक जिसने अयोध्या की राज्य सत्ता प्राप्त किया है। उस ब्रांड के सामने कोई दूसरा ब्रांड हो ही नहीं सकता। दूल्हे बाबा क्या महंगा। बोलते बोलते मैं भावनाओं में बह गया था। तभी फूफा जी की चाची दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाने लगी, बोलो चंद्र की जय। मैंने देखा पहले जयकारे में फुआ की बेटी सजल आंखों से चाची जी को देखती रही, दूसरे जयकारे में नंदनी ने भी दोनों हाथ ऊपर उठाए, तीसरे जयकारे में हमारी बहन ने भी जोर का जयकारा लगाई, बोलो सियार की जय। राधे दा जाने कब हमारे पीछे आकर खड़े हुए थे। हमारी बहन को जयकारा लगाते देख वो एक हाथ से मेरे कांधे को थाम दूसरे हाथ की मुट्ठी बांध हवा में लहराते हुए भर्राए गले से जोर से जयकारा लगाए, बोलो सियार की जय।
हमारी बहन को जयकारा लगाता देख उसकी सारी सहेलियां भी अपने दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाने लगी, बोलो सियावर की जय। हम इस विवाह का थीम भी रामायण ही रखने की सोच रहे हैं, आप लोग की क्या राय है? राधेदा दूल्हे के पातिप थे। वाह आनंद आएगा राधे बाबू, हम तैयार हैं। सभी तैयार दिखे, हामी भरी तैयारी होने लगी। एक दिन पहले जिस साउंड सिस्टम से हनी सिंह अपना गला फाड़ रहा था, वहां अब प्रेमभूषण जी चुटकी बजाते हुए विवाह गीत गा रहे थे। जिस स्टेज पर एक दिन पहले फिल्मी डांस सिखाया जा रहा था, वहां अब धोती पहनाना सिखाया जाने लगा। फूफा जी की चाची सबको हड़का रही थी, आधी उम्र बीत गई, धोती पहनना भी आए। किसी ने चाची को बता दिया, दूल्हे के बाबूजी को भी धोती पहन। चाची जी अब चाची जी होने वाले समधी को ढूंढे फिर रही हैं और समधी जी धोती उठाए छुपते फिर रहे हैं। अरे जल्दी से कोई धोती पहनो यार। जमुई वाली भाभी ने सबकी आंखों में काजल लगा दी है। अंग्रेज लोग तो भगजोगना भगजोगनी जैसे दिख रहे हैं, हा हा। सब के सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित। चलते चलते कोई भी कभी भी झूमने लगता है। प्रेमभूषण जी के भजन को गुनगुनाते हुए ठुमके लगा है। चाची जी जो डांस मास्टर की ठुकाई से बहुत खुश थी, वो खुद तो चुटकी बजाती हुई बार बार झूमने लगती ही है, साथ में मंगली भौजी को भी खींच लेती है। मंगली भौजी को चाची 2 मिनट भी छोड़ने को तैयार नहीं है, हर वक्त अपने से है। रात के लगभग 12 बजे होंगे जब मंगली भौजी चाची जी से इजाजत लेकर एक कंबल उठा ऊपरी हॉल में से। जेठुआ भाई इसी ताक में लगा हुआ था। उसके दिमाग में मंगली भौजी की कही गई एक ही बात घूम रही थी, कुछ पक्का चा। एक तो मंगली भौजी की खूबसूरती, दूजे उसका श्रृंगार और तीजे ब्याह का माहौल। जेठुआ अपने दिल को संभाले भी तो से। यूं चाहता तो जेठुआ भाई झटके से भी चुंबन दिवस मना सकता था, मगर जो आनंद जेठुआओं को मंगलियों से हाँ करवा कर चुंबन दिवस मनाने में आता है, वो झहा कुछ पक्का कुछ कच्चा मनाने की उम्मीद लिए जेठुआ भाई चुपके से मंगली का पीछा का। मंगली भौजी हॉल में पहुंची तो देखी हर तरफ लोग ही लोग सोए हुए थे, कहीं अकेली औरत, कहीं अकेला पुरुष, कहीं कहीं कंबल के अंदर जुड़े भी थे। एक मोटी औरत के अगल बगल कोई नहीं सोया था। मंगली भौजी उसी औरत के दाएं तरफ जाकर सो गई। जेठुआ भाई जगह टहभान के लगभग आधे घंटे बाद वो मोटी औरत मंगली भौजी की तरफ करवट लेकर खर्राटे लेने लगी। मंगली भौजी को जब खर्राटे की आवाज बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ तो वो उठकर उस औरत के बाएं सो गई। कुछ देर बाद एक और औरत उस मोटी औरत के दाएं तरफ आकर, कल से फागण का महीना शुरू हो रहा था, इसलिए आज रात फाग गाई जा रही थी। राधेदार ढोलक झाल मंजीरा की व्यवस्था कर लिए थे, वो खुद ही गाने की शुरुआत भी की। आबो ने भगवान एक बार, आवो ने भगवान, निरथे निरथे बैरिया खिलेबो, मिठका मिठका पकवान एक बार, आवो ने भगवान। रात के लगभग 2 बजे जेठुआ भाई एक चादर ओढ़कर चुंबन दिवस मनाने चल दिया। यूं तो वो दबे पांव मंगली भौजी की तरफ बढ़ रहा था, मगर अचानक से उस औरत के खर्राटे की आवाज सुनकर उसके पांव के पास ही जल्दी से लेट गया। कुछ देर तक तो दम साधे रहा, फिर लेटे लेटे ही वो उधर सरकने लगा जहां मंगली भौजी को सोते हुए देखा था। उस बेचारे को क्या पता कि औरत बदल चुकी है। जब वो मोटी औरत के पांव के बिल्कुल पास पहुंचा, तभी उस औरत ने अपने भारी पांव से जेठुआ को एक लात मारी। चोट सीधा पेट पर लगा था। जेठुआ पेट पकड़कर लेट गया। जब वो दर्द पी गया तब हिम्मत करके फिर से मंगली भौजी की तरफ सरकने लगा। उसके पेट पर फिर एक लात लगी। जेठुआ जैसे ही मंगली की तरफ सरकने की कोशिश करता, उसके पेट पर लात लग जाती। वो पेट पकड़कर वहीं पर दम साधे लेटा रहा। जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो चादर ओढ़े वहां से भाग गया। भाग 5। सुबह सुबह मंगली नहाकर आई थी। अपने खुले बालों में सिंदूर करती कुसुम को कुछ कुछ बताती जा रही थी। कुसुम पेट पकड़ पकड़ के हंसती जा रही थी। जब वहां जेठुआ पहुंचा तो कुसुम मेरे पास आ गई। एक गिलास पानी देना, दवाई लेनी है। जेठुआ पेट पकड़े बोला। क्यों, पेट को क्या हो गया? मंगली सिंदूर कर लेने के बाद दिव्या को बंद करती हुई बोली। अरे मत पूछ, रात को मैं तेरे पास ही आ रहा था, जाने क्यों एक मोटी सी औरत 4-5 लात पेट में मार दी, अब तक दुख रहा है। जेठुआ कहरता हुआ बोला। पेट का दर्द उसके चेहरे पर दिखने लगा था। मंगली अवाक हो उसे देखती रही, फिर भागकर पानी लाने गई, मगर खुद पानी लाकर नहीं दी। एक बच्चे के हाथ गिलास भिजवा दी। इस बात से जेठुआ चिढ़ गया। हम दर्द से मरे जा रहे हैं, महारानी को एक गिलास पानी भी देने की फुर्सत नहीं है। दवाई लेकर जेठुआ मेरे पास आ गया। कुसुम अभी भी पेट पकड़कर हंसती जा रही थी। अरे अब बताओ भी हुआ क्या? मैं भी बिना कुछ समझे कुसुम की हंसी देखकर हल्के हल्के हंसने लगा था। कुसुम जबरदस्ती अपनी हंसी रोक रोक कर बताने लगी। अजी क्या बताएं, मंगली बात ही ऐसी बताई है कि मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। हुआ ये कि रात को मंगली ऊपर वाले हॉल में जाकर एक मोटी सी औरत के पास सो गई थी, मगर जब वो औरत मंगली की तरफ करवट लेकर खर्राटे मारने लगी तो मंगली दूसरी तरफ लेट गई। तभी मंगली की जगह पर कोई दूसरी औरत आकर सो गई। कुसुम फिर से हंसने लगी, जबकि उसकी बातें सुन सुनकर जेठुआ आश्चर्य से उसे देखे जा रहा था। अरे आगे तो बता। मैं पूरी बात सुने बिना ही अंदाज लगाकर हंसने लगा था। तुम मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू करती आगे बताने लगी। वो औरत जैसे ही मंगली की जगह पर आकर सोई, उसके कुछ देर बाद उसका पति भी पीछे पीछे दबे पांव चादर से खुद को छुपाए उसके
पास आने लगा तभी मोटी भाभी जोर से खर्राटाली आवाज सुनकर उसका पति मोटी भाभी के पांव के पास ही दुबक गया। मंगली मन ही मन सोची, जब मेरा चुंबन दिवस नहीं मना तो मैं दूसरे का भी चुंबन दिवस नहीं मनने दूंगी। अचानक मंगली को शरारत सूझी। मोटी भाभी घुटने मोड़ रखी थी, उसका तलवा मंगली के तरफ ही था। मंगली ने अंगुली से मोटी भाभी के तलवे में गुदगुदी कर दी। मोटी भाभी अपने पाँव को झटके से फेंकी, वहां दुख के आदमी के पेट में पाँव धबसने लगा। तुम पर हंसी हावी थी। मैं भी पेट पकड़कर हंसता हुआ आगे बताने को मना कर रहा था, मगर वो हंसते हंसते बता ही दी कि जैसे ही उसका पति उठने या आगे सरकने की कोशिश करता वैसे ही मंगली उस मोटी औरत के तलवे में गुदगुदी कर देती। तो जेठुआ भी पकड़ ही रखा था, पर जब उसे पूरी बात पता चली तब उसके अंदर कुछ उबलने भी लगा। पर ऊपर ऊपर हंसने का स्वांग करता हुआ पूछा, मंगली है किधर? इशारे से बता दी छत की तरफ गई है। जेठुआ छत पर पहुंचा तो मंगली के बाल पीठ पर बिखरे देखा के मारे बिफर पड़ा। जेठुआ कुछ पक्का कुछ कच्चा का वादा करके ऐसा गच्चा देने वाली औरत मैं आज तक नहीं देखा। वैसे ही बैठी रही। उसकी खामोशी जेठुआ को और चिढ़ा रही थी। चुम्मा नहीं देना था तो न देती, मोटकी से हमको लात काहे मरवाए, चीखता हुआ जेठुआ कांधे को पकड़कर मंगली को अपनी तरफ घुमाया। के बिखरे बाल, मांग में चटक पीला सिंदूर, अपराध बोध से रोती मंगली की लाल लाल आंखें। जेठुआ की नजर जब आंसुओं से भींगे मंगली के चेहरे पर पड़ी तो तड़प उठा। जेठुआ घुटनों के बल गिरता मंगली का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। ना रो मत, तूने जो किया अनजाने में किया। जेठुआ बिलख पड़ा। आंखों का सैलाब भी अजब होता है, जब कोई अपना इसे बांधने का प्रयास करता है तब ये और ज्यादा बहने लगता है। की आंखों की धार भी तेज हो गई। जब जेठुआ को उसका रोता चेहरा देखना असहनीय हो गया तब वो मंगली को अपने सीने से चिपका लिया। मंगली भी जेठुआ से चिचड़ी की भांति चिपक गई। जेठुआ देर तक मंगली के पीठ को सहलाता रहा, अपना चेहरा जेठुआ के सीने में छुपाए रही। जब मंगली कुछ सामान्य हुई तब जेठुआ मंगली को देखा। उसके मांग का सिंदूर जेठुआ की आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे पूरी दुनिया ही लाल पीली दिखने लगी। वो अपने होठों को झुकाया और मंगली के मांग के उद्गम स्थल पर रख दिया। मंगली अपने बाहुपाश को और जोर से कसती एक लंबी सांस ली। जेठुआ मंगली के सीने में प्राणवायु भरता महसूस किया। उसने भी मंगली को अपने आप में समा लेना चाहा। जेठुआ यूं पुकारा जैसे खुद को पुकार रहा हो। हूँ मंगली खुद के लिए ही हुकार भरी, तू इतनी सुंदर काहे लगती है? जेठुआ के इस प्रश्न पर मंगली ने अपनी बाहों को और कस लिया। तभी सीढ़ी पर आहट हुई। ने पुकारा, शायद फुआ की बेटी है। जेठुआ हड़बड़ाता हुआ बोला, एक ऐसी बोलते हो? फुआ की बेटी नहीं, वो नंद है हमारी। मंगली खुद को संभालती जेठुआ से बोली। ऊपर आ गई थी। मंगली पर नजर पड़ते ही टोक दी, आप रो रही थी भाभी? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्यों रो रही थी? दोनों रहे बताएं भी तो क्या ये की रात को? मंगली ने जेठुआ को कुटबा दिया। वह कि आप क्यों रो रही थी? नंदनी की बात सुनकर जेठुआ को रात की घटना याद आते ही चेहरे पर दर्द और शर्म दोनों उभर आया। तो से आहत होकर रो रही थी, है ना भाभी? नंदनी गंभीर होकर बोली। रानी, भाभी माँ है नहीं, ऐसे में कौन सिखाएगा मुझे? इन हालातों का कोई अनुभव नहीं है, पर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है। संभव हो तो मुझे माफ कर देना। नंदनी हाथ जोड़ ली। कोई बात नहीं है नंदरानी, आप बेकार में परेशान मत हो। मंगली लपक कर नंदनी को बाहों में भर ली। मंगली को पेट दिखाकर इशारा कर रहा था कि लात की बात मत बताना, जबकि मंगली जेठुआ को इशारा कर रही थी कि होठों पर लगी हुई सिंदूर को तो पोंछ लो पगलेट। किधर है? मंगली बात बदलने की गरज से बोली। पता नहीं, वो आपके साथ वाली बड़ी भाभी है न, वो जमुई वाली भाभी। उन्होंने हम दोनों को ऑर्डर दिए हैं कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। बताती हुई नंदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, लाज की लाली भी थी, आंखों में पानी भी था। मैं आनंद राधेदा और फूफा जी के पास बैठकर बारातियों के स्वागत की रूपरेखा तैयार कर रहा। एयर बार में मुझे घूर घूर कर देखने वाला आदमी ने फूफा जी से आकर बोला, सर समधी जी न कुछ खा रहे हैं न कुछ पी रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, रूठे हुए चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं। वो समधी जी बहुत ही जिंदादिल और सुलझे हुए इंसान है, उनका रूठना बेवजह तो नहीं ही होगा। फूफा जी हड़बड़ाए हुए से बोले। राधेदा के चेहरे पर खौफसा दिखा। भग दौड़ते हुए से समधी जी की तरफ चल दिए। भाग 6। समधी जी फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। गाय मुंह फुलाए हम लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे थे, मगर उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। उनके पास ही चाची जी कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी। चाची जी भी समधी जी को ही देख रही थी। जी समधी जी के पास ही फर्श पर बैठ गए। वो व्याकुलता में बोले, ऐसी क्या कमी रह गई कि आपको रूठना पड़ा? आप एक बार आदेश तो कीजिए समधी जी। कहीं कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। राधेदा लपक कर समधी जी के पांव पकड़ लिए। जी झटके से अपने पांव छुड़ा लिए। अपनी उंगली उठाकर वो चाची जी की तरफ इशारा करने लगे। तब तक विवाह में शामिल अधिकतर स्त्री पुरुष वहीं पहुंच गए थे। हर किसी को खुद की ओर देखता देख चाची एक हाथ से अपना मुंह बंद करती समधी जी के विपरीत दिशा में चेहरा घुमा ली। बात क्या हुई? फूफा जी व्याकुल दिखे। चाची जी हमको उलाहना दे रही थी, समधी जी भर्राए गले से बोले।
उलाहना फूफा जी की त्योरियां चढ़ गई। अरे तो मैं गलत क्या बोली, ये कैसे समधी हैं, 3 दिन से देख रही हूँ एक बार भी रूठे नहीं, क्या समधी ऐसे होते हैं, हाथ नचाती। इतना बोलकर चाची मुंह ढककर हंसने लगी। को बोली कि रूठने का रस्म होता है, इसलिए मजबूरी में हमें रूठना पड़ा। समधी जी तो अभी भी मुंह फुलाए बैठे थे, परंतु काफी लोग पेट पकड़ कर दोहरे हुए जा रहे थे। जो लोग चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे वो पेट पकड़े हॉल के बाहर भाग रहे थे। रस्म हो गई हो तो अब तो उठ जाए फूफा जी, समधी से निवेदन किया। पर रस्म तो तब पूरा होगा जब मेरी मांग पूरी होगी। क्या है आपकी मांग, वो भी बोल ही दीजिए। राधेदा बड़ा दिल दिखाने का स्वांग किए। मैं चाहता हूं कि जब राधे बाबू विवाह का थीम ही रामायण पर आधारित किए हैं तो क्यों न बारातियों को खिलाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी सात्विकी की जाए। फा जी भाव विभोर हो गए। जो लोग पेट पकड़कर लोटपोट हो रहे थे वो सबके सब आदर सम्मान के साथ समधी जी को देखने लगे। चाची जी भी बलिहारी नजरों से समधी जी को देख रही थी, जबकि राधेदा गदगद होते हुए जेब से डायरी निकालकर लिस्ट से प्याज लहसुन को काटने लगे। चाची जी हाथ उठाकर जोर का जयकारा लगाए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बारात निकालने की तैयारियां होने लगी। निकलती कहां, गुरुग्राम की सड़कों पर कुछ दूर तक चलकर वापस आनी थी। सारे बाराती सजे धजे थे। हर कोई पीतांबर पहने था, धोती कुर्ता, एक जैसी वेशभूषा, एक जैसा साफा। हाथी घोड़े भी सजे संवरे थे। शुभ मुहूर्त पर बारात चली गुरुग्राम की सड़कों पर। जिसने भी इस बारात को देखा मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने से खुद को रोक नहीं पाया। बाराती भजनों पर झूम रहे थे। हो अवध नगरिया से चली बरियतिया बड़ सुहावन लागे। सियाराम जी का जयकारा लग रहा था। राह चलते लोग भी बारातियों के साथ होकर दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते हुए भाव विभोर हो जाते, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमें डर था, गुरुग्राम जैसा शहर जहां आधुनिकता रग रग में बस चुकी है, हमारी तैयारियों का प्रतिसाद कैसा मिलेगा। जब बारात चली मैंने देखा राधेदा अपने सीने को थामे आशंकित थे, उनके चेहरे पर भय व्याप्त था। परंतु जब गुरुग्राम की सड़कों पर 4 व्हीलर से गुजरते धन्ना सेठ अपनी अपनी गाड़ियां रोककर बारातियों से मैनेजमेंट कंपनी का नंबर पूछने लगे, तब राधेदा भरभरा के रो पड़े। कुछ लोग तो दूल्हे के पिताजी को ढूंढते हुए समधी जी तक पहुंच गए। सर मैनेजमेंट कंपनी कहां से हो, ये नंबर हो तो दीजिए न, हमारी बच्ची की शादी है। मैं भी शादी का थीम रामायण ही रखूंगा। समधी जी भौचक गर्व से सीना चौड़ा, खुशी से गदगद। और मैं, दोस्तों मैं आनंद जी कर रहा था कि चीख चीख कर पूछूं कि ए आधुनिकता के नाम पर नंगेपन और छिछोरेपंती को फैशन बनाने वालों, आओ देखो देखो तो सही हमारी खूबसूरत परंपरा के सामने तुम्हारी फूहड़ आधुनिकता कैसी गिड़गिड़ाती हुई दिखती है। आकर देखो देखो और बताओ कि कौन ज्यादा आकर्षक है, परंपरा या आधुनिकता। रात्रि लगन की वजह से रात में ही शुभ विवाह संपन्न हुआ। सुबह हम लोग तसल्ली से इकट्ठे बैठे हुए गप्पों में व्यस्त थे, जब फिर से किसी ने आकर बताया दूल्हे बाबू रूठे हुए हैं। हम लोगों के ठहाकों से पूरा होटल गूंज गया, साला दूल्हा बिल्कुल अपने बाप पर गया है रे। राधेदा की खुशी भी देखते ही बनती थी। चलो एक बार दूल्हे बाबू की इच्छा भी पूछ ही लेते हैं, राधेदा मुझको खींचते हुए बोले। हम लोग भी हंसते ठहाके लगाते राधेदा के पीछे पीछे मंडप की ओर बढ़ चले। दूल्हे राजा न सिर्फ गंभीर थे, वो आसन पर बैठे हुए थे। उनके बगल में फूफा जी भी बैठे हुए थे। फूफा जी के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। दोनों के सामने खीर की कटोरी अछूती रखी हुई थी। आप सब ने अपनी अपनी इच्छा से इस मैरिज को शुभ विवाह में बदल दिया। मैं खामोश रहा। अब हमारी भी एक इच्छा का मान रखे, दूल्हे बाबू की आवाज भर्राई हुई थी। आप आदेश दीजिए दूल्हे बाबू, हमारे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड की जो तैयारी की गई है मैं चाहता हूं कि उसको कैंसिल करवा दें। क्यों भला? मैं अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भगवान राम जी का आशीर्वाद लेकर शुरू करना चाहता हूं। मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। दूल्हे राजा का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। नंदनी पास ही थी, दूल्हे राजा के अनुरोध पर आह्लादित हो गई। बोलो सियावर, आगे के शब्द नहीं बोल पाए राधेदा, गला रूंध गया था। रामचंद्र की जय जयकारे को मेरे पीछे खड़े रसोइये ने पूरा कर दिया। अभी लिखने को बहुत कुछ है पर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मुझे स्क्रीन धुंधली दिखाई दे रही है। मैं जी भर कर रोना चाहता हूं क्योंकि मेरी बहन विदा हो रही है। आप सब भी आशीर्वाद दें राम जी की कृपा से दूल्हा दुल्हन को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस कहानी के लेखक सुभाष जी है। फेसबुक आईडी नाम रंगीन पेंसिल वाला। ऐसे ही और कहानियां पढ़ने के लिए आप उनको फेसबुक पर फॉलो करें। आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। रंगीन पेंसिल वाला सुभाष जी। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।